डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ज्योग्राफी हिम नदी के कार्य पढ़ेंगे बच्चों। आज वर्क्स ऑफ ग्लेशियर। अनाच्छादन के अन्य साधनों की भांति हिम नदी भी सैलों का अपरदन तथा अपरदित सामग्री का परिवहन और निक्षेपण करती है। जिस तरह से नदियों ने किया था, ग्लेशियर्स भी ऐसे ही करते हैं, अपरदन करते हैं, अपने साथ चीज़ों को बहा के लाते हैं और उसका निपटान निक्षेपण भी करते हैं। हिम नदी के अपरदन कार्य हैं। जिस आधारी चट्टान पर हिम की विशाल राशि पड़ी होती है, वहाँ हिम के भारी दबाव के कारण हिम पिघलती है। हिम मीन्स बर्फ। जल की यह पार्ट फिल्म ऑफ वाटर हिम को खिसकने में ग्रीस का काम करती है। बहती हिम नदी की खालिश बर्फ प्रभावी ढंग से अपरदन नहीं कर पाती। वे चट्टानी टुकड़े जो हिम नदी के ऊपर से नीचे भरे रहते हैं, हिम नदी द्वारा अपरदन कार्य में मदद करते हैं, जिनमें अपोड ड्रिफ्ट, गोलासम बाउल्डर और गोलासम मृतिका, बाउल्डर कले इत्यादि। कले मीन्स चिकनी मिट्टी इत्यादि होते हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से हिमोड सामग्री का मतलब हिम नदी द्वारा बहाकर लाई गई सामग्री। हिमोड की सहायता से हिम नदी निम्नलिखित दो प्रकारों से अपरदन करती है। एक अपघर्षण। इसके अंदर हिम नदी अपने मलबे की सहायता से यांत्रिक विधि से अपनी घाटी और किनारों को रेगमार की तरह घिसता, खरोंचता और चिकनाता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरा है प्लकिंग, उत्पाटन। इस क्रिया में हिम नदी अपने मार्ग में आने वाली अनावृत सैलों के अदृढ़ खंडों को अपनी ताकत से उखाड़कर अलग कर देती है। दूसरा कार्य है हिम नदी का परिवहन कार्य। हिम नदियाँ सैल मलबे के एक ऐसे बेमेल मिश्रण का परिवहन करती हैं जिसमें सूक्ष्मता और स्थूलता के सभी क्रमों के पदार्थ आपस में प्राय गतिहीन सी लगने वाली हिम नदियाँ 15 मीटर व्यास तथा सैकड़ों टन भारी शिलाखंडों को अपने मूल स्थान से कई सौ किलोमीटर दूर धकेल कर ले जाती हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। निक्षेपण, नदी का निक्षेपण कार्य। ग्लेशियर डिपोजिशन, हिमनद के पिघलने पर उसमें स्थित अवसाद अपोड अथवा गोलाशय के रूप में निक्षेपित होने लगता है। पहला है अपरदनात्मक स्थल रूप, ओरिजिनल लैंडफॉर्म, यानी अपरदन के कारण जो भूभाग बनते हैं वो क्या होते हैं? हिम गहर या सर्क। जब ऊंचे पर्वतीय भागों से पिघल कर हिम नीचे आती है तो वह ढाल पर गड्ढे बना देती है, जिसे तुषार अक्षय का भी हाथ होता। फ्रोस्ट एक्शन। समय के साथ ये गड्ढे हिम खोदाव निवेशन की क्रिया से चौड़े और गहरे होते हैं। देखिए ये सर्क की शुरुआत कैसे होती है, धीरे धीरे ये ज़्यादा गहरे होते जाते हैं। दूसरा है पृष्ठीय दीवार, बर्ग, श्रुंड, कण हिम और हिम नदी। सर्क का पार्श्व चित्र। दूसरा टर्न। सर्क में हिम के पूर्णतः पिघल जाने के बाद जब जल एकत्रित होकर एक झील का निर्माण करते हैं, जो कोई ये बच्चों ये गड्ढा सा जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे टारन या गिरिताल कहते हैं। तीसरा श्रृंग, तोरण, सींग की तरह। जब किसी भी पर्वत विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर अनेक सर्क बन जाते हैं तो वे अपने शीर्ष की दीवारों को तेजी से काटने लगते हैं और ये नुकीले चोटी बन जाती है। देखिए पिरामिड श्रृंग किस तरह से बने हुए हैं। चौथा है कोल। जब किसी पर्वत की ऊपरी विपरीत ढालों पर, उल्टी ढालों पर एक ही ऊंचाई पर स्थित दो विशाल सर्क अभी शीर्ष अपरदन करते हैं तो उनके पिछले भाग आपस में मिल जाते हैं, तो इसको कोल कहते हैं। चौथा कंगी नुमा कटक, कंगी की तरह से। जब किसी पर्वत श्रेणी के पास अनेक सर्क बन जाते हैं और तीव्र अपरदन के फलस्वरूप पहाड़ी कटक पर अनेक श्रृंगों का निर्माण हो जाता है तो उसकी आकृति कंगी के दांतों के समान नुकीली हो जाती है, किंतु असमान छोटी बड़ी होती है। इस तरह से देखिए।
छठा है यू आकार की घाटी, यू शेप्ड वैली बन जाती है। नदियों में अपने लिए स्वयं घाटी बनाने की शक्ति नहीं होती, बल्कि वे हिमालय वर्ण से पहले नदियों द्वारा निर्मित घाटियों में होकर बहती हैं। नदी घाटी में बहती हिम घाटी की तली व पार्श्व अपर्दन करके उसे अधिक गहरा और चौड़ा कर देते हैं। इस नदी की घाटी की मूल वी शेप होती है। देखिए ये यू आकार की घाटी है, पर वी आकृति के स्थान पर यू आकार की घाटी विकसित हो जाती है। सातवां लटकती घाटी, नदियों तथा हिम नदियों की भी सहायक हिम नदियाँ होती हैं। पर्वतीय ढालों पर बहती हुई अधिकांश हिम की मुख्य घाटी में बहने की प्रवृत्ति होती है। बर्फ की मोटाई और उसके द्वारा तली पर डाले गए दबाव में अंतर के कारण सहायक हिम नदी अपनी घाटी को उसे गहराई और चौड़ाई में नहीं काट पाती जिस गहराई तक मुख्य हिमनद काट पाती है। इसके सहायक और मुख्य हिमनदी के संगम स्थल पर तीव्र ढाल विकसित हो जाता है। जब बर्फ पिघल जाती है तो सहायक हिमनदी का जल मुख्य घाटी में जलप्रपात का काम करता है और इस तरह से देखिए ये लटकती हुई घाटी हो जाती है। आठवां भेड़ पीठ शैल अथवा रोस मुटोने, सीप रोक और रोचे मुटेने हिमनदित क्षेत्र में, मतलब हिमनदी के इलाके में पाए जाने वाला ऐसा भूभाग जिसके एक और ढाल मंद व चिकना तथा दूसरी ढाल तीव्र उबड़ खाबड़ हो, भेड़ शिला या रोस मुटेने या मेष शिला कहलाता है। दूर से ऐसी आकृति बैठी हुई भेड़ की पीठ जैसी दिखाई देती, इसलिए इसका नाम भेड़ शिला रखा हुआ है। देखिए हिमनद के प्रभाव की दिशा अपघर्षण, फिर उत्पाटन और खरोंचें, और इस तरह से दूर से लगता हुआ ये भेड़ शिला टाइप। नौवां श्रृंग एवं पूंछ स्थलाकृति, क्रैंग एंड टेल टोपोग्राफी। कई बार हिमनदी मार्ग में बेसाल्ट तथा ज्वालामुखी प्लग जैसे दृढ़ और कठोर चट्टान आ जाती हैं। इससे हिमनदी के प्रवाह की दिशा की ओर कठोर चट्टान पर फैली मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो इस तरह से ये श्रृंग और पूंछ बन जाते हैं। हिमनदी की दिशा ग्रीवा पूंछ। फियार्ड, ऊंचे अक्षांशों में हिमनदियां न केवल समुद्र तटों तक पहुंच जाती हैं, बल्कि समुद्र में पहुंचकर अपनी घाटी को समुद्र तल से भी गहरा काट देती हैं। समुद्र में घुसी इन लंबी चौड़ी और गहरी यू आकार की घाटियों को फियार्ड कहा जाता है। कहीं कहीं फियार्ड 1800 मीटर तक गहरी पाई जाती है। नॉर्वे, ग्रीनलैंड, अलास्का व न्यूजीलैंड के समुद्री तटों पर अनेक फियार्ड पाए जाते हैं। हिम्ज झीलें, ग्लेशिएटेड लेक्स, ठंडे प्रदेशों में नदियों की विस्तृत अपरदन क्रिया के फलस्वरूप चट्टानी धरातल पर हाथ की उंगलियों के समान पतली और लंबी झीलों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिन्हें हिमज कहते हैं। अब ये था अपरदन, और अब निक्षेपणात्मक स्थल रूप डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हिमोड बनते हैं, उससे पार्श्विक हिमोड बनते हैं। जब हिम नदी पिघलने लगती है तो हिम की विभिन्न परतों में जकड़कर साथ साथ चल रहे मलबा वहीं पर निक्षेपित हो जाता है, जिन्हें हिमोड कहा जाता है। पार्श्विक हिमोड घाटी के किनारों पर लंबी लंबी कटकों के रूप में निक्षेपित हुआ मलबा पार्श्विक हिमोड कहलाता है। इन हिमोडों की सामान्य ऊंचाई 100 फुट से अधिक होती है। एक होता है मेडियल मोरियन मध्यवर्ती मोड, दो नदियों के मिलने पर उनके पार्श्विक मोड भी मिल जाते हैं तो मध्यवर्ती मोड कहलाते हैं। अंतिम मोड टर्मिनल, अंतिम मोड तिल से बनी हुई ऐसी कटक होती है जो हिमनदी के प्रवाह की अंतिम सीमा तय करती है। देखिए ये हिमोडों के प्रकार पार्श्विक, मध्यवर्ती और अंतिम हिमोड। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया हिमनदी के कार्य, उसके अपरदन कार्य द्वारा किस प्रकार भू-आकृतियों का निर्माण होता है, और अगले वीडियो में हम करेंगे कि हिमनदी के निक्षेपणात्मक स्थल रूप कैसे बनते हैं। थैंक यू।